हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा उसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स। ये जो राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंडियन सिटीजन्स को दे रखे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या है, प्रोटेक्ट किए गए हैं। दे आर एप्लीकेबल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ये जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब वो चाहे रिलीजन हो, जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, उसके बेस पे किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है राइट टू इक्वालिटी। ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 टू 18, 14, 15, 16, 17, 18 इन आर्टिकल्स में इनको मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर एक इंडियन सिटीजन्स को इक्वल समझते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी कास्ट के हों, या उनका इंडिया के अंदर कहीं भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, कहीं भी जन्म हुआ हो उनका, है ना। तो इंडिया में जो लोग रहेंगे सबको इक्वल समझा जाएगा, इक्वल माना जाएगा। तो उनके लिए क्या होगा, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, और और उनको किसी भी तरह का जो भेदभाव किया जाता था पहले, वो अब नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये हमें आर्टिकल 19 से 22 में मेंशन किए हुए हैं। इसके अगेंस्ट हमें 6 फ्रीडम्स मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, freedom to assemble peaceably without arms, freedom to move freely in India, freedom of residence in any part, freedom of adopting any profession or trade or occupation। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हैं इंडियन सिटीजन जो हैं, हमको ये राइट मिला हुआ है कि हम किसी भी टॉपिक पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं या स्पीच दे सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, किसी भी तरह के हम एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग जो है पीसेबली, है ना, पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हमारे पास जो है वेपन या हथियार या आर्म्स नहीं होने चाहिए। फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसी भी प्लेस पे हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन एनी पार्ट, हम इंडिया में किसी भी पार्ट पर अपना रेजिडेंस बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन और ट्रेड और ऑक्यूपेशन, और जो इंडियन सिटीजन है वो फ्री हैं कि वो कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, या कोई भी अपना ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 से 24 में मेंशन किए गए हैं, और ये हमें बताते हैं, ये आर्टिकल हमें या ये जो राइट है ये हमें कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार मींस फोर्स लेबर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, ह्यूमन बीइंग की जो सेल परचेज होती है, उसको इंडिया के अंदर एक तरह से बैन किया गया है। किसी भी ह्यूमन बीइंग की सेल परचेज नहीं होगी, फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, जिसको हम बेगारी भी बोलते हैं ना। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं
तो उसको आपको क्या है, आपको उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स लेबर नहीं होगा, और साथ में ही जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 14 ईयर से कम है, वो किसी भी हैजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमें आर्टिकल 25 से 85 में इन फ्रीडम्स को या इस राइट को मेंशन किया हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने टर्म पढ़ी थी सेकुलर। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि इंडिया का अपना कोई स्टेट, अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी गॉड की वर्शिप कर सकते हैं, वो अपने रिलीजन को मानने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये जनरली ये जो राइट है ये माइनॉरिटी जो हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके लिए दिया गया है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, और एजुकेशनल राइट्स आर फॉर एंश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो माइनॉरिटीज के लिए तो ये है ही, साथ में कोई भी पर्सन है उसको, उसके लिए भी ये जो है राइट्स दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन फील्ड में ना हो। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो ये वाला जो राइट है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 32 से 35 में मेंशन किया गया है, और इसमें सिंपल ये कहा गया है, हमें ये एक राइट दिया गया है कि अगर हमारे किसी राइट का वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट हम लीगल सिस्टम को यूज कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे किसी राइट का वायलेशन होता है। तो जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब है एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, कोर्ट के थ्रू एनफोर्सेबल है, मींस जैसे हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में पढ़ा कि हमारे अगर किसी राइट का वायलेशन होता है तो हम जो है उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारा आर्टिकल 51 ए है वो ये डिस्क्राइब करता है, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हुआ जो फंडामेंटल ड्यूटीज को बताएगा, वो है आर्टिकल 51 ए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। उसके बाद 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, तो उसमें जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया, ठीक है। तो टोटल आज की डेट में क्या है, हमारे पास जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। अभी कौन कौन सी हैं इनको एक बार देख लेते हैं। रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकंड, चेरिश द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स। फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी हमारे पास आइडियल्स हैं, है ना, उनको हमें चेरिश करना चाहिए, उन्हें देख के खुश होना चाहिए, उनको डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपने इंडिया की संप्रभुता, एकता और अखंडता, है ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे इंडिया की जो यूनिटी है वो ब्रेक हो ना। जैसे आप लोग देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जनरली क्या करते हैं कुछ लोग जो हैं आपस में लोगों को लड़ाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे रिलीजियस पोस्ट कर देते हैं जिससे क्या है माहौल खराब होता है और उससे लोगों में आपस में क्या होता है लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूनिटी को ब्रेक करता है। तो हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इस तरह के काम ना करें। डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड। और जब देश को हमारी जरूरत हो तो हम आगे आए, है ना। कई बार जैसे हम देखें कि अगर इंडिया चाइना का युद्ध हो जाए, है ना,
या अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे कंट्री के सामने जहां पे वॉलंटियर्स की कमी पड़ रही है ना, पब्लिक जो है कम पड़ रही है किसी चीज के लिए, तो वहां पे हमें खुद को आगे आना चाहिए कि हाँ ठीक है, देश के सामने एक ये चुनौती है और इसका हमें क्या करना है, डट के सामना करना है। प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिनाउंस एनी प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो एक हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भाईचारा बना के रखें और सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन करके रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वुमेन की डिग्निटी जो है उस पे बात आए, है ना। वुमेन की डिग्निटी को हमें हमेशा क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द नेशंस कंपोजिट कल्चर। जो हमारा एक रिच हेरिटेज है ना, हर एक रिलीजन के अंदर या हर एक कास्ट के अंदर हमें डिफरेंट तरह के रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज मिलती हैं, है ना, उनको हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को एक तरह से प्रोजेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, है ना, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। मींस इंडिया के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया का जितना भी एनवायरनमेंट है, इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको उनका कंजर्वेशन करें। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो हमारे अंदर जो है एक साइंटिफिक टेम्पर हमें अपने अंदर अपने माइंड में डेवलप करना चाहिए। हमारे अंदर जो है ह्यूमैनिज्म जो है वो आना चाहिए, और रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात होनी चाहिए, है ना। साइंटिफिक टेम्पर अगर हम लोग डेवलप करेंगे, अपना इस तरीके से माइंड सेटअप करेंगे, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम कई तरह के इनोवेशन कर सकते हैं जिससे सोसाइटी का बेनिफिट होगा। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है हमारी, है ना, चाहे वो रेलवे हो, हमारी बसेज हो, है ना, जिनको जनरली आपने देखा होगा कई बार जब दंगे होते हैं तो उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इस तरह का कोई काम ना करें जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो हम क्या करें, हर एक इंडिविजुअल के एक्सीलेंस के लिए काम करें, है ना, श्रेष्ठता के लिए काम करें। और लास्ट है ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर गेटिंग एजुकेशन। ये 11th जो ड्यूटी है, ये जनरली ऐसे लोगों के लिए है जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं। तो अब उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वह अपने चिल्ड्रन को स्कूल में भेजें, एजुकेशन के लिए भेजें, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा इंडिया है जनरली, या हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 100% लिटरेसी हो। वो तभी होगा जब हर बच्चा पढ़ पाएगा। तो उस वजह से इस ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। The fundamental duties are, however, not enforceable by the courts. ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोग नहीं निभाते हैं, आप लोग नहीं करते हैं, तो आपके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है कि हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से क्या करें, इनको ओबे करें, ठीक है, इनको फॉलो करें और इनको पूरा करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्ट में हम डीपीएसपी भी बोल सकते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में मेंशन की गई हैं, है ना। ये जितने भी डीपीएसपी हैं, ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक ये मेंशन है। और ये जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड आयरलैंड से बोरो किया है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना ये जो बना रही थी, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन,
तो इन्होंने आयरलैंड का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, है ना, तो वहां से इनको ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छा लगा, तो इन्होंने ये वहां से बोरो किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, तो आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अब ये होते क्या हैं डीपीएसपी? डीपीएसपी are ideals which are meant to kept in mind by the state when it formulates policy and enacts laws। ये जनरली जो है डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ आइडियल्स बताए गए हैं, और ये कहा गया है कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए या कोई भी लॉ बनाए तो इन बातों को ध्यान में रखे, है ना, कंपलसरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कंपलसरी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कुछ डायरेक्शंस आपको दे दिए गए, ठीक है, डायरेक्शन आपको देने के बाद ये कह दिया गया आपसे कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, जब भी आप कोई लॉ बनाएंगे, है ना, पब्लिक के लिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो इन पॉलिसीज को, सॉरी, इन आइडियल्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को आप क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे और उनको इन पॉलिसी में और इन लॉ में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दे आर नॉन जस्टिशिएबल। ये नॉन जस्टिशिएबल है, मींस अगर कोई स्टेट जो है या इंडिया जो है जब भी कोई पॉलिसी बनाता है या कोई लॉ इनेक्ट करता है और इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते। दे आर ideals which are not legally enforceable by the courts for their violation। अगर इनका वायलेशन कोई भी स्टेट करता है या सपोज इंडिया ही पॉलिसी बना रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती है तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। These principles emphasizes that the state shall try to promote welfare of people by providing them basic facilities like shelter, food and clothing। तो गवर्नमेंट जो है शेल्टर के लिए, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, कोई लॉ बनाती है तो उस उनमें इन डीपीएसपी को ध्यान में गवर्नमेंट को रखना चाहिए। They impose a moral obligation on the state authorities for their implementation। ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के पास, है ना, कि जब भी वो पॉलिसी बनाए तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन डीपीएसपी को ध्यान में रखे। ठीक है, अब ये कौन कौन सी डीपीएसपी हैं इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है जस्टिस को लेके तो ये कह दिया गया है कि ये जो 39 है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्री लीगल एड है मान लीजिए, है ना, मान लीजिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाना चाहे कि ठीक है इंडिया के अंदर जो है जितने भी लोग, ऐसे लोग जो कोर्ट में जाके अगर अपना केस लड़ते हैं, कोई कोर्ट में उनका केस जाता है और उनके पास जो है वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है या कोर्ट के अंदर केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उनको फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में इस बात को ध्यान में रख सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होंगे, इतने इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट इसको कुछ टाइम के लिए क्या करेगी, उसको यूज नहीं करेगी या इसको छोड़ देगी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के पास क्योंकि फंड्स नहीं है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना, तो इसीलिए डीपीएसपी जो है वो कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं है। तो ऐसे ही और भी कुछ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, राइट टू वर्क, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। फिर देखिए किसमें इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया है कि इंडिया के अंदर
जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर कई तरह के धर्मों को, रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबके जो एक तरह से कानून है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है आर्टिकल 44 में कि इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो अभी शायद हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, तो आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिले। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक रूल बन जाएगा तो ये यहाँ से जो है डीपीएसपी में से हट जाएगा, है ना। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी एक एग्जांपल है कि एग्रीकल्चर है या जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जो जो गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं, जो क्या कहते हैं क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब उनको प्रॉपर उसका जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, है ना, वो उनको मिले। एनिमल हस्बेंड्री हम क्या करते हैं, कई तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं जिनसे हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और इन्होंने कहा गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखा जाए। ठीक है, जुडिशरी न्यायपालिका हो गया, एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है ना, तो उसको अलग रखा जाए। तो ये एक डीपीएसपी में दिया गया है। अब गवर्नमेंट जब भी कभी इस तरह की पॉलिसी बनाएगी और क्या कहते हैं उसको लागू करने की कोशिश करेगी, तो इस बात को ध्यान में रख सकती है। एक और मैं ले लेता हूं इसमें, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। ठीक है, और एक और है इंपॉर्टेंट इसमें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो जो भी वीकर सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कि वो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, तो उनके लिए कोई स्कीम या कोई पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाए तो इस जो आर्टिकल 46 है इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी क्या होगा, जनरली एक तरह के इंस्ट्रक्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखे, इनको फॉलो करे, लेकिन ये जो है कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनको नहीं मानती है पॉलिसी बनाने में, इन इंस्ट्रक्शंस को, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को, ये जितने भी इस टेबल के अंदर दिए गए हैं, है ना, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं।